नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होंगे, 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। लेकिन इस समय दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। हंगामा इस बात को चल रहा है कि जो शीश महल के नाम से उनके उस समय के सरकारी आवास को प्रचारित किया जा रहा है, वो वास्तव में शीश महल है या नहीं। बहुत सारी बातें उसके बारे में कही जाती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो मीडिया के साथ उस घर के अंदर जाकर बीजेपी के लोगों को भी ले जाकर ये दिखाना चाहते हैं कि वो शीश महल है या नहीं। तो इस समय जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसके अलावा वो पीएम हाउस को भी दिखाएंगे कि सीएम हाउस जो अरविंद केजरीवाल का घर है वो शीश महल है या पीएम हाउस शीश महल है, फिर दोनों की तुलना की जाए। तो इस समय जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है दिल्ली में मुख्यमंत्री के आवास को लेकर, सरकारी आवास को लेकर। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हंगामा बिहार में भी लगातार मचा हुआ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदलते दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार वहां पर राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार गठबंधन बदलने की तैयारी में है, गठबंधन को बदल चुके हैं। इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। पहले रुक करते हैं दिल्ली में शीश महल को लेकर, यानी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी घर था जिसको शीश महल कहा जा रहा है, उसकी स्थिति। वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता इस समय डटे हुए हैं, वहां बैरिकेड लगाकर उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता उस घर के अंदर जा रहे हैं। उनका कहना है कि इसको हम मीडिया के सामने दिखाएंगे कि ये घर जिसको शीश महल कहा जाता है, तो ये शीश महल की अपनी जो चीज़ें हैं, शीश महल की जो खासियत है, उसको किस तरह से पूरी कर रहा है, क्यों इसको शीश महल कहा जा रहा है। यानी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे उनकी छवि खराब की जा रही है, अरविंद केजरीवाल की छवि खराब की जा रही है, आम आदमी पार्टी सरकार की और पार्टी की छवि खराब की जा रही है। उनका आरोप है, उनका यह भी कहना है कि हम साथ में पीएम हाउस को भी दिखाने ले जाएंगे, मीडिया को भी और बीजेपी वालों को भी। देखते हैं एक बार, आप इस जो विजुअल्स देख रहे हैं फुल स्क्रीन पर, इसको देखेंगे कि किस तरह से यहां हंगामा मचा हुआ है अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी घर था जब वो मुख्यमंत्री थे उसको लेकर। चूंकि उसके बारे में कहा गया कि यहां करोड़ों रुपए, यहां 40-50 करोड़ के आसपास रुपए खर्च किए गए इसको बनाने में, और तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, ऑटोमेटिक सुविधाएं हैं, इस तरह की बातें कही गई हैं। और इस समय आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, संजय सिंह हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, पुलिस के साथ उनकी जबरदस्त गहमा गहमी हो रही है। एक बार सुनते हैं क्या हो रहा है इस समय दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर। बुलाइए ना, अरे लग जाएगा भाई, भीड़ है हमारे साथ, 2 लोग हैं ना हम लोग। आप रास्ता रोक देंगे यार, नीचे गिर जाएंगे, कानून के तहत रोकेंगे ना। अरे पीछे हो जाए यार, आप क्या ऊपर कर लेना है। डीसीपी साहब को बुलाइए, जो भी है उनको बुलाइए ना, जो भी है इस नियम के तहत आप बातचीत कर रहे हैं। हमने भैया कहाँ है आपके अधिकारी, कहाँ बुलाइए सर भाई, थोड़ा और कोई बताएं तो हमें रास्ता रोक रहा है। बात नहीं, दो लोग आए देखने के लिए। हाँ मैडम बताइए क्यों यहाँ क्यों आगे बता रहे नहीं है और पीछे धक्का मार के कह रहा हूँ रास्ता तो आप आगे बताना। 2 ही लोग हैं, 2 लोग से ज्यादा नहीं है ना।
लॉ एंड ऑर्डर आप देखती हैं, आपने रास्ता रोक रखा है। तो ये एक सांसद के और एक कैबिनेट मंत्री के विशेषाधिकार का हनन कर रही हैं आप। बिना किसी कारण के किसी का रास्ता नहीं रोक सकते आप। आप कारण बताइए मैडम, या तो आप कारण बताइए कि कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? आपने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त किया हुआ है, कोई इंस्ट्रक्शन है आपके पास? क्यों रोक रखा है? क्या इंस्ट्रक्शन है आपके पास बताइए। आप कौन है? इसलिए आप हैं कौन? क्या है आप? अरे मैं यूडी मिनिस्टर हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का। यही बताएगा कि एंट्री नहीं हो सकती मिनिस्टर की है। क्या बात कर रहे हो? तो तुमने पुलिस बुलाई है? तो किसने बुलाई है पुलिस? मैं क्या करूँ? और तुम कौन हो तो ये कहने वाले कि कौन कहाँ जाएगा नहीं जाएगा? इसको ऊपर रखना। आपका फ्रेम में आ रहा है। क्या डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन? वैसे नहीं क्यों नहीं खोला जा सकता? इस बंगले के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले। यहाँ सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, तो दिखाओ ना कहाँ है? तुमने नहीं देखा ना, तुमको भी दिखाओ। वही माइक हटा ले यार फ्रेम से। तो ये हंगामा लगातार पिछले करीब 1 घंटे से चल रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता घर के वहां पर जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां जाने की मांग कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल का पुराना आवास था जहां से वो निकल चुके हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो वहां पर वो थे। उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में उसने जो प्रचार के लिए पोस्टर तैयार किए हैं उसमें बाकायदा शीश महल का जिक्र है, तो आम आदमी पार्टी के लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शीश महल कहां से है। और उसके बाद वो पीएम हाउस को भी दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी अपने कई भाषणों में जो अभी चुनावी भाषण उनके हुए हैं उसमें भी वो शीश महल का जिक्र कर चुके हैं। तो शीश महल को लेकर इस समय जबरदस्त संग्राम मचा हुआ है, हंगामा हो रहा है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भिड़ंत हो रही है, वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको जाने से रोका जा रहा है। तो ये क्यों, इस पर सुनेंगे सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनका क्या कहना है। संजय सिंह भी लगातार वहां डटे हुए हैं कार्यकर्ताओं के साथ और जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शीश महल लग रहा है कि इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना दिया है, तो अब शीश महल को लेकर, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से अविनाश कह रही है कि हम पीएम हाउस को भी दिखाएंगे और तब बताएंगे कि कौन सा शीश महल वास्तव में शीश महल है, शीश महल की जो क्राइटेरिया है उसको कौन फुलफिल कर रहा है, ये अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन तमाम और मुद्दे जो है वो निश्चित रूप से इसके पीछे, इसकी जगह पर उसमें पीछे पड़ गए इस मुद्दे के आगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को, जो कि सीएम आवास है, उसको बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। लगातार बोला जा रहा है कि भाई करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए हैं और कैग रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के पास जो बताया जा रहा है वो रिपोर्ट आई कहां से, क्योंकि कैग जो रिपोर्ट देता है वो सरकार को देता है कि भाई सरकार उसको फिर जब विधानसभा में पेश करती है, केंद्र के बारे में रिपोर्ट हो तो संसद में पेश होती है। तो जब विधानसभा में जब रिपोर्ट पेश होती है, उस पर चर्चा होती है, तब पता चलता है कि कैग की रिपोर्ट में है क्या। दिल्ली सरकार को जो रिपोर्ट दी उस पर हमें जब भी कोई दिल्ली सरकार यदि उसको पेश करेगी तो एलजी से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये रिपोर्ट केजरीवाल ने एलजी साहब को दी है। अब ये रिपोर्ट लीक कहां से हो रही है? केजरीवाल ने तो लीक की नहीं रिपोर्ट को। अब बीजेपी के जो नेता हैं वो कैग रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इतने करोड़ के पर्दे लगे हैं, इतने करोड़ का टॉयलेट बना हुआ है, स्विमिंग पूल है, वहाँ बार बना हुआ है। तो भाई ये आपके पास जानकारी कहाँ से आई है? भाई कोई उसका सोर्स तो है। आप बता रहे हैं कैग की रिपोर्ट है, तो कैग की रिपोर्ट आपके पास कहाँ से आ गई? भाई वो रिपोर्ट तो आपके पास होनी नहीं चाहिए, वो रिपोर्ट तो एलजी साहब के पास में। और यदि एलजी साहब के पास से वो रिपोर्ट लीक हो रही है तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। और यदि रिपोर्ट लीक नहीं हुई है तो फिर जो बीजेपी बोल रही है उसकी सच्चाई का फिर सामने आना चाहिए। तो इसीलिए संजय सिंह आज पहुंचे थे सौरभ भारद्वाज के साथ में, बोले भाई बीजेपी जो आरोप लगा रही है हम आपको सीएम हाउस ही दिखा देते हैं कि भाई इसमें है क्या, कहाँ बार बना हुआ है, कहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है।
तो जाहिर सी बात है, अब आपने पुलिस फोर्स लगा दिया, क्योंकि पुलिस की आपको भी पता है कि यहाँ गृह मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस रहती है, तो आपने पूरे उसको सील कर दिया है और किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। तो भाई बीजेपी के लोग तो वीडियो दिखा रहे हैं, अब वो वीडियो सीएम आवास के हैं या कहीं और के हैं, एआई का जमाना है, कहीं की भी चीज़ कहीं पर जोड़ के जो आप एडिट करके बना देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि भाई ये केजरीवाल जहाँ रहते थे ये वहाँ का नज़ारा है। तो भाई आप दिखाइए ना, जब आपको देखना है तो ये मीडिया खड़ा हुआ है, मीडिया खुद ही देख ले कि भाई ये जो बीजेपी बता रही है कि इस जगह बार बना हुआ है, इस जगह स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो सबको देख लेने दीजिएगा। तो उस पर आपने रोक लगा दी है। दूसरी बात उनका यह कहना है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो सीएम आवास बनाया गया है और उसको तो आप बता रहे हैं करोड़ों का आएगा। दूसरी बात यह है, सेंट्रल विस्टा के नाम पर जिस तरीके से वहां पीएम आवास बन रहा है उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसकी आप चर्चा करने को तैयार नहीं है। बोले सीएम आप शीशमहल की बात कर रहे हैं, जरा राजमहल को भी देख लीजिएगा कि भाई राजमहल, हाँ पीएम मतलब राजमहल पीएम हाउस के लिए, कि भाई आप राजमहल को भी देख लीजिएगा। तो इस समय जहाँ प्रधानमंत्री आवास इस समय बोले उसका भी नज़ारा देख लीजिएगा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें नई डेवलप की गई हैं खाली प्रधानमंत्री के लिए। और दूसरा ये सीएम आवास है, इसको आप देख लीजिए कि भाई एक आम आदमी का आवास है। भाई यदि आप सीएम जिस जगह रहेगा, क्योंकि सीएम जहाँ रहता है उसका वहाँ पूरा कार्यालय भी होता है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ी जगह तो चाहिए पड़ेगी। आप ये सोचें कि 2 BHK में सीएम आवास भी हो जाएगा, सीएम का कार्यालय भी हो जाएगा, पूरा स्टाफ भी हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब जो 2 BHK के 2, 4, 6 फ्लैट तोड़कर उनको नया बनाया गया है, तो उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत खर्चा तो हो गया होगा। लेकिन आप ये बोलें कि करोड़ों के पर्दे आए हैं, टॉयलेट सीट लाखों की है, एलईडी वगैरह है, तो बोले उसको भी एक बार देख लीजिएगा। बिल्कुल, ये हिसाब किताब जो दे रहे हैं तो ये अपने आप की आपके पास वो सारी जो उसकी रसीदें हैं, उसका जो पूरा ये खर्च हुआ है उसकी पूरी जानकारी आपके पास आई कहां से है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यही आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप आकर देख लीजिए, और मीडिया को भी साथ लेकर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्त हंगामा हो रहा है, पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है। और इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में, यानी पुलिस के बीच में और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में गहमा गहमी जारी है। क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज को एक बार सुनते हैं, क्यों वो दिखाना चाह रहे हैं। और ये मुद्दा आपको बता दें कि इसलिए इतना बड़ा बन गया है कि चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर्स तैयार किए हैं, चुनाव प्रचार में उनके ये चीजें दिख रही हैं कि आपदा की चर्चा भी अभी करते हैं। प्रधानमंत्री ने आपदा क्यों कहा है, किसके लिए कहा है, और आपदा का शीश महल इस नाम से प्रचार कर रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज, पहले उनको सुन लेते हैं। तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी, रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए। और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डलना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाए और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे,
उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। जब यहाँ तो शीश महल को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और उधर राजमहल को, यानी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनवाया है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि राजमहल बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास को 2700 करोड़ रुपए खर्च करके। और दोनों ही जो महल बन रहे हैं, जिसको महल कह रहे हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए, ये दोनों ही उस समय तैयार हुए, बनने शुरू हुए जब कोविड चल रहा था और तमाम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है, राजनीतिक मुद्दा दिल्ली के चुनाव में। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी वो भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक और गारंटी लॉन्च की है। विधानसभा चुनाव से पहले एक गारंटी लॉन्च की थी और अब दूसरी गारंटी लॉन्च की है कांग्रेस पार्टी ने। क्या है उस गारंटी में, क्या चीजें कही गई हैं, उसको लेकर हमारे साथी यश बताएंगे क्या खास बातें हैं उसमें। लेकिन जब से यहां पर एक तरफ हंगामा मचा हुआ है मुख्यमंत्री आवास को लेकर, शीश महल का आरोप लग रहा है उस पर कि यह शीश महल बनाया गया है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से एक नई दूसरी स्कीम लॉन्च की जा रही है जो उनका वादा है कि चुनाव अगर वो जीतते हैं तो इसको दिल्ली में लागू किया जाएगा। जी यश। धन्यवाद समीर जी, विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस ने यह कहा था कि आने वाले दिनों में हम 5 गारंटियां हैं उनका ऐलान करेंगे, जिसका एक ऐलान तो उन्होंने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही कर दिया था। वो योजना थी प्यारी बहना योजना, प्यारी दीदी योजना, जिसके तहत 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया गया था। आज कांग्रेस ने अपना जो दूसरा वादा है, दूसरी गारंटी है, वो उसका ऐलान कर दिया है और वो है 25 लाख रुपए का बीमा। पूरी दिल्ली में चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, SC हों, ST हों, OBC हों, जनरल हों, किसी भी कैटेगरी के हों, बुजुर्ग जो है 60 साल से ऊपर, उनको जो है फ्री इलाज दिया जाएगा और सभी जो दिल्ली वासी हैं उनका स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। तो ये 2 ऐलान अभी फिलहाल कांग्रेस ने किए हैं। 3 ऐलान और बाकी हैं जिसमें शिक्षा भी प्रमुख रूप से शामिल है और मजदूरों को जो उनका मेहनताना मिलता है वो भी शामिल है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि उसे भी घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल ये 2500 रुपए जो इन्होंने प्यारी बहना के योजना के तहत किया है वो तो है ही है। अब 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, उसका भी ऐलान किया उन्होंने। सीधे तौर पर उनका यही कहना है कि पूरी दिल्ली में चाहे आप प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएं, चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं, 60 साल से ऊपर के जो भी बुजुर्ग हैं, जो दिल्ली के वोटर हैं, उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी अस्पताल में कराएं। तो कहना यही होगा कि दिल्ली में तो अमित शाह भी रहते हैं, दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी भी रहते हैं और इनकी आयु 60 से ऊपर है, तो केजरीवाल इनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। अगर सर्दी का मौसम चल रहा है, इन्हें नजला जुकाम हो गया, तो चले जाओ इस योजना का लाभ लें और लाभार्थी बने। बिल्कुल। तो ये लग रहा है यश कि जिस तरह से राहुल गांधी तमाम अलग अलग समुदाय के लोगों से, अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों से मिले हैं, वो सारी चीजें जो गारंटी, अपनी 5 गारंटी वादा करने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो उसका रिफ्लेक्शन यहां पर दिखाई पड़ेगा। और इन दोनों जो गारंटियां लागू की हैं, वादा कर रही हैं, लागू तो जब सरकार बनेगी तब करेगी, वहां उसमें भी वो चीजें दिख रही हैं आम आदमी से जुड़ी। देखिए, एक टर्म बीच में चला था बहुत, डी क्लास होना। राहुल गांधी एक तरह से डी क्लास हो गए। ये नहीं कि अगर वो बड़े घराने से आते हैं और एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ वो कार में घूमे और चुनाव के समय ही जो है लोगों के बीच हाथ हिलाने के लिए जाएं। उस प्रथा को उन्होंने तोड़ा है। और आप देखेंगे कि हमने पिछले कई दफा हमने दिखाया कि राहुल गांधी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कभी किसी मोची के पास पहुंच रहे हैं, कभी कुम्हार के पास पहुंच रहे हैं, कभी किसी सैलून के वाले में वहां जा रहे हैं किसी बाल कटवाने के लिए। तो आम जनता जो है उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं राहुल गांधी, और उसी का जो प्रतिसाद है एक तरह से ये इन योजनाओं के तहत मिल रहा है कि राहुल गांधी जाकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, किन चीज़ों से इन्हें निजात दिलानी चाहिए, किन चीज़ों का इन्हें लाभ मिलना चाहिए। इसी को लेकर जो है अब जो 5 योजनाएं हैं उसको तैयार किया गया है, जिसमें से 2 का जो ऐलान है, 5 गारंटियों में से 2 का ऐलान अभी किया है। बाकी जो 3 योजनाएं होंगी उसमें भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासी हैं उनको कहीं ना कहीं से लाभ मिलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, चूंकि दिल्ली में देश भर के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यश इस जानकारी के लिए, इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए कि एक और योजना यानी दूसरी योजना लागू की है कांग्रेस पार्टी ने, दूसरी गारंटी लॉन्च की है कि हम सरकार बनेगी तो दिल्ली वालों को, हर दिल्ली वालों को 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उनको मिलेगा। लेकिन इधर बीच जिस तरह से हंगामा चल रहा है और हालांकि सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं
कि यहां बात होनी चाहिए मुद्दों की, लेकिन मुद्दा जो है वो शीश महल और राजमहल पर टिका हुआ है। और दिल्ली के चुनाव अब की घोषणा भी हो गई है, 1 महीने से भी कम समय रह गया है चुनाव को लेकर। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह की चीजों से दिल्ली के चुनाव में मुद्दे क्या गायब होने करने की कोशिश की जा रही है? मुद्दों से अलग हटकर ऐसे मुद्दे लाने की कोशिश की जा रही है जिनका आम आदमी से कोई वास्ता नहीं है। तो बीजेपी के बारे में कहा जाता है वो जो आम मुद्दे होते हैं, आम लोगों से सरोकार रखने वाले मुद्दे, उन पर वो चुनाव लड़ती ही नहीं है। और जब भी वो चुनाव लड़ती है तो फिर वो हार जाती है चुनाव। तो इसीलिए बीजेपी हमेशा जो आम जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दे, उनकी जगह भावनाओं के से जुड़े हुए मुद्दे उन पर खेलती है। आप महाराष्ट्र का भी आप चुनाव अभी उठा के देख लीजिएगा, तो उसमें कौन से मुद्दे चल रहे थे? वो ध्रुवीकरण के मुद्दे चल रहे थे कि आप एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। आप इस तरीके की बातें कर रहे थे कि भाई घुसपैठियों को भगाएंगे, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अलग से जो उनके बयान चल रहे थे, आप उनको देखेंगे तो कहीं पर भी बिजली, सड़क, पानी, आवास, इस तरीके के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे थे। आप अपनी योजना बताइएगा, विपक्ष जो अपनी योजना लेके आ रहा है आप उनसे कंपेयर कीजिएगा कि भाई हमारी योजना उनसे बेटर है। उस तरीके उस पर वो कभी नहीं जाते हैं। महाराष्ट्र का ले लो चुनाव आप, या झारखंड का ले लो, झारखंड का पूरा चुनाव ही आपने घुसपैठ पर चुनाव लड़ लिया, जबकि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं होती है। अब उसी तरीके से आप दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि भाई आप इन मुद्दों पर चुनाव लड़िएगा, लेकिन चुनाव किस पर लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं शीश महल के ऊपर, भाई कि सीएम आवास के ऊपर। तो भाई आप मुद्दे पर आइएगा। अनिल विज का बयान है कि भाई हम जो शीश महल बना हुआ है उसको कब्रिस्तान बनाएंगे। भाई कब्रिस्तान, शमशान, आपने इस पर तो आपने यूपी का भी चुनाव लड़ा। आप मुद्दों पर तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। सही बात है। कब्रिस्तान और श्मशान पर कितने चुनाव आप लड़ेंगे? और बार बार उसी की चर्चा करते हैं। इसका मतलब कि आपको मुद्दों के रूप में ये दोनों चीजें बड़ी प्रिय हैं। हाँ बिल्कुल भाई, कब्रिस्तान और शमशान से तो आदमी वैसे भी दूर रहना चाहता है कि जब कोरोना आया था तो हमने देख लिया था कि नए नए कब्रिस्तान और हाँ शमशान बन रहे थे, और लोग भी बाग भी नहीं चाहते कि भाई इस तरीके के नए कब्रिस्तान, नए शमशान घाट बने। भाई जो हैं बस वही पर्याप्त हैं। भाई उधर तो आदमी जाना भी नहीं चाहता, लेकिन आप से जो सीएम आवास है उसको ही कब्रिस्तान बनाना चाह रहे हैं। पूरा चुनाव ही आप सीएम आवास के ऊपर लड़ रहे हैं। भाई इस तरीके से यदि आप चुनाव लड़ेंगे, भाई जो चुनाव लड़ना है दिल्ली में, सरकार तो उनकी भी शहरी विकास मंत्रालय देखता है, दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा, डीडी अभी एलजी के पास में। तो दिल्ली में वैसे भी 2 सरकारें काम करती हैं। तो आप सीधा सीधा लड़िए कि भाई केजरीवाल सरकार के 10 साल का ये लेखा जोखा काम का है दिल्ली में, और मोदी सरकार ने 10 साल में दिल्ली में ये काम कराया है। तो आम आदमी पार्टी तो अपने मुद्दे लेके आ रही है कि हमने ये कराया है। केजरीवाल से पहले 15 साल तक यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस भी शीला दीक्षित के कामकाज का लेखा जोखा लेके सामने आई हुई है। उसी पे चुनाव ही पिछले 2-3 चुनाव उसी पे लड़ रही है, और इस बार भी लगता है कि उसके पास यही एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 10 साल से ना तो वो दिल्ली की सरकार में है, ना वो केंद्र सरकार में है। तो जो 15 साल और शीला दीक्षित के समय पर जो काम हुए हैं दिल्ली में, कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है कि भाई देखो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था उसको आज भी दिल्ली के लोग उसको याद करते हैं कि भाई कांग्रेस शासनकाल में ये फ्लाईओवर बना था, ये सड़क बनी थी, ये सब चीजें बनी थी। तो वो सब उसी को लेकर कांग्रेस इस समय मैदान में उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी ने 10 साल में अपनी जो योजनाएं लेके आई हैं उन योजनाओं पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी किस पर लड़ रही है? भाई मोदी जी ने भी तो 10 साल दिल्ली में काम किया है, आप उन पर ही चुनाव लड़ लीजिएगा। लेकिन आप उन योजनाओं पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं सीएम आवास के ऊपर। तो सीएम आवास का मुद्दा एक कई समय जबरदस्त आप जो देख रहे हैं, अभी ये लगातार पिछले काफी देर से ये हंगामा वहां पर चल रहा है, और अभी भी ये जारी है कि आम आदमी पार्टी के लोग दिखाना चाह रहे हैं मीडिया को कि वहां पर किस तरह से शीश महल और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो ये एक जबरदस्त वहां पर तनाव बना हुआ है। पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है और वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अविनाश, अगर इस बीच हम लोग देखें कि बिहार में जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम वहां बदलते दिखाई पड़ रहे हैं, कभी कोई खामोश है तो कभी उसी पार्टी के नेता जो है वो मुखर होकर बोल रहे हैं, ये सारी चीजें बता रही हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, और हम लोग इसकी चर्चा कर भी रहे हैं लगातार। लेकिन ताजा तरीन क्या ऐसे कुछ घटनाक्रम की आप जानकारी दें जिससे ये लग रहा है कि ये चीजें शांत नहीं पड़ी हैं, बल्कि लगातार ये इनमें उबाल आता ही दिखाई पड़ रहा है। बिहार में मीडिया के सामने भले ही कुछ भी बयान दिए जा रहे हो कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं, या तेजस्वी यादव क्राइम का पूरा रिपोर्ट कार्ड ले आते हैं कि भाई इस हफ्ते क्या हुआ है बिहार में, तो वो चीज़ यदि आप अलग रखें और आप ये देखिए कि जो वहाँ चल रहा है ज़मीन पर, जो नेताओं के जो कहा जा रहा है कि इशारों में बात हो रही है, तो आप ये देख के चलिएगा कि बीजेपी की बैठक से इस समय हम देख रहे हैं कि जेडीयू के लोग दूर हटते दिख रहे हैं, और जब जेडीयू का कोई नेता बैठक लेता है तो वहाँ पर बीजेपी के लोग कम दिखाई देते हैं।
इवन जब से जो सीएम नीतीश कुमार इस समय प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, अभी उनकी यात्रा हाजीपुर पहुंची थी, तो जहां पर भी उनकी यात्रा होती है तो प्रेस से तो वो बात करते ही करते हैं, एक दिन में एक बार सुबह और शाम भी बात करते हैं, दो बार भी बात हो जाती है। और प्रेस वाले हर बार उनसे एक सवाल जरूर पूछ लेते हैं कि खबर चल रही है कि आप पाला बदल रहे हैं, तो इसको लेकर उन्हें हर बार बयान देना पड़ रहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। 2 बार गलती हो गई और जिन लोगों ने गलती की उनको हमने हटा दिया है, लेकिन किन लोगों को हटाया है ये वो बताते नहीं है, क्योंकि जिन 2 लोगों को उन्होंने हटाया है वो दोनों ही बीजेपी के करीबी लोग हैं। तो भाई आपसे गलती कौन सी हुई है, आपने किन 2 लोगों को हटाया है ये भी खुलकर बता दीजिएगा। तो यदि आपने बीजेपी के करीबी लोगों को अपने से हटाया है तो इसका मतलब ये है कि गलती आपसे हो चुकी है, अब आपको उसको दुरुस्त करना है। तो हाँ, तो दुरुस्त करना है तो वो दुरुस्त 14 तारीख 18 तारीख जब भी आप करेंगे, ये कहा तो यही जा रहा है कि वो गलती जो दुरुस्त होनी है तो वो जनवरी महीने में ही होनी है। दूसरी बात ये है कि हाजीपुर में जब इनकी यात्रा पहुंचती है तो वहाँ ये जो आर्थिक जो विकास की जो योजना है उनका उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं और मीटिंग लेते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाते हैं। तो हाजीपुर जब ये पहुँचे तो 3 वहाँ जो उस एरिया में 3 जिले के जो 3 लोकसभा सीट पड़ती हैं वहाँ के तीनों सांसदों को बुलाया गया था। 2 सीटें वहाँ एलजेपी के पास में है और 1 बीजेपी के पास में, यानी तीनों वहाँ के जो सांसद हैं वो एनडीए के सांसद हैं। लेकिन सीएम की बैठक में तीनों के तीनों ही नहीं आते हैं, उसमें से 2 मंत्री भी हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं। हाँ, अब नित्यानंद राय के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा है, गृह राज्य मंत्रालय है, उसके जो उनके बॉस हैं वो अमित शाह हैं और अमित शाह ने ही उनको अपने मंत्रालय में रखा हुआ है, नहीं तो मोदी जी के कहा जा रहा था उनका मंत्रालय बदलना चाह रहे थे। करीबी माने जाते हैं अमित शाह। हाँ, अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं और हर चुनाव में अमित शाह नित्यानंद राय के लिए वोट मांगने के लिए जरूर जाते हैं बिहार में। तो इस बार भी जब वो गए थे तब भी उन्होंने पब्लिक से कहा था कि आप तो इनको जिताकर भेज दीजिए, दिल्ली में बड़ा आदमी इनको हम बनाएंगे। कह के आए थे कि भाई इसको आप चुनाव जिताइए, हम इसको मंत्री बनाएंगे। मतलब मंत्री बनाने का जो अधिकार है वो होता तो पीएम के पास में, लेकिन नित्यानंद राय के लिए तो अमित शाह ने बोल दिया था कि इनको तो मंत्री बनाएंगे ही बनाएंगे। और उसके बाद उनको गृह मंत्रालय भी गृह राज्य मंत्री उनको बनाया गया है। तो नित्यानंद राय भी उस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। तो नित्यानंद राय क्यों नहीं पहुंचे, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है, क्योंकि आज ये कहा जा रहा था कि यदि नित्यानंद राय बैठक में पहुंचते हैं तो अमित शाह का जो 5 और 6 तारीख का दौरा था उस पर भी चर्चा हो सकती थी कि भाई अमित शाह का दौरा अचानक रद्द क्यों हो गया। और दूसरी बात यह थी कि जो उन्होंने बयान दिया है, अभी तक अमित शाह की तरफ से जो 16 तारीख को नीतीश कुमार को सीएम पद को लेकर जो बयान दिया गया है उस पर कोई भी सफाई नहीं आई है, कोई खंडन नहीं आया है। मतलब एक तरीके से उन्होंने जो बोला है वो ये मान के चला जा रहा है कि वही बीजेपी की पूरी रणनीति है, उसी पर ही उसको चुनाव लड़ना है। और उसी को लेकर लगातार जेडीयू की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि भाई पहले हाईकमान से कोई सफाई आ जाए, उसके बाद ही नीतीश कुमार उनसे बात कर पाए। भाई आप ये देखिए 16 तारीख के बाद से नीतीश कुमार के बिहार के लोकल नेताओं से तो मुलाकात हो रही है, लेकिन जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या पीएम नरेंद्र मोदी हो, इनसे उनकी ना तो कोई बात हो रही है ना मुलाकात हो रही है। नित्यानंद राय के जरिए नीतीश कुमार कोई संदेश भेजना चाहते थे, इस तरह की खबर है। तो लेकिन नित्यानंद राय पहुंचे ही नहीं है वहां। तो ये उनको नित्यानंद राय को रोका गया है, और यदि रोका गया है तो किसके इशारे पर रोका गया है? जाहिर सी बात है संदेशा तो दिल्ली से ही आया होगा। और अगर ये चीजें चल रही हैं तो आप मान के चलिएगा, जो हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में बिहार में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और उसके लगातार जमीन पर जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से बीजेपी के जो सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, जो दूरी लगातार बना रहे हैं, उनके जो बयान भी आ रहे हैं, अब उन बयान में वो तीखापन नहीं। बात ये बताएं अविनाश की, जो एलजेपी के सांसदों ने भी दूरी बनाई हुई है, तो क्या माना जाए कि एलजेपी अब बीजेपी के करीब है? चूंकि एनडीए से उसकी भी, भारतीय जनता पार्टी से उसकी भी दूरी काफी बन चुकी है, और जिस तरह से चिराग पासवान के करीबी के यहाँ छापेमारी हुई है तो ये साफ लग गया। और चिराग पासवान लगातार बीजेपी की तमाम योजनाओं को विरोध करते रहे हैं, साफ तौर पर मुखरता के साथ। लेकिन इस बैठक में न पहुंचने का क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की नजदीकी इधर भी चिराग पासवान से काफी बड़ी हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, हाजीपुर के तो सांसद ही चिराग पासवान है, उनको भी बैठक में बुलाया गया था और वो भी नहीं पहुंचे। अभी कुछ दिनों पहले तक तो ये लग रहा था कि चिराग और नीतीश बिल्कुल करीब हैं, और ये भी खबर आई थी कि दोनों ही पाला बदलेंगे एक साथ में। हाँ, और चिराग पासवान को लेकर तो ये भी खबर आई थी कि उनकी बैठकें भी हो रही हैं लगातार कंटिन्यू तेजस्वी यादव के साथ में। लेकिन उसके बाद अचानक ही एलजेपीआर विधानमंडल दल के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनके ठिकानों पर छापा पड़ता है। हुलास पांडे के लिए कहा जाता है कि वो इनके फाइनेंसर भी हैं एलजेपीआर के। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले बीजेपी का काम यही होता है कि किसी राजनीतिक दल को कमजोर करना है तो उसके सबसे
पहले वो आर्थिक सोर्स बंद करती है। और जब हुलास पांडे पर छापा पड़ता है उसके बाद अचानक ही चिराग पासवान जो है एक्टिव हो जाते हैं, हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाते हैं कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अब उसके बाद देखिएगा एक छापा पड़ने के बाद अब क्या बरामद हुआ, तब तो ये कहा जा रहा था कि हुलास पांडे की जल्दी गिरफ्तारी होने वाली है। उसके बाद से अभी तक उस छापे के ऊपर जो ईडी है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। मतलब एक तरीके से चिराग पासवान को यह बताया गया कि भाई आप यदि दाएं बाएं करेंगे तो हुलास तो गिरफ्तार होंगे ही होंगे। तब आगे का यही रास्ता है। हुलास पांडे तो गिरफ्तार होंगे ही होंगे, उसके बाद और कौन गिरफ्तार होगा ये आप भी सोच लीजिएगा। जाहिर सी बात है गिरेबान तो उन्होंने ये संकेत दे दिया गया कि कुंडली सबकी तैयार है, अभी शुरुआत यहां से हो रही है, आगे आप जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे ईडी आपके पीछे पीछे चलेगी। हाँ बिल्कुल, यही एक जो मैसेज बीजेपी को देना था वो मैसेज चिराग पासवान तक पहुंच गया है। और इसीलिए चिराग पासवान भी, क्योंकि नित्यानंद राय नहीं पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है यदि बीजेपी के नेता दूर जा रहे हैं तो चिराग पासवान ने भी दूरी बना ली। और वो भी ना तो वो गए और ना बीणा देवी वहां पहुंची हैं। एलजेपीआर का भी एक भी सांसद नहीं गया है। यानी एक तरीके से एनडीए के अंदर नीतीश कुमार को बीजेपी हाईकमान के सहारे पर अलग थलग करने की कोशिश शुरू हो गई है। तो यदि ये चीज चल रही है बिहार के अंदर तो फिर नीतीश कुमार भले ही कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई है, या बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि भाई चुनाव तक तो यही नहीं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक बीजेपी के किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार एनडीए की तरफ से होंगे। इसीलिए तो नीतीश कुमार को खतरा है, चूंकि वो सारी पूरी जो प्रक्रिया है वो देख रहे हैं, पूरा सीक्वेंस वो मिलाकर चल रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ है, एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ है। और एकनाथ शिंदे के साथ भी ऐसे ही हुआ, यही सर्कमस्टेंसेस तब भी थे। उनको कहा जा रहा था कि यही मुख्यमंत्री है, चेहरा है, लेकिन घोषित तौर पर उनको चेहरा नहीं बनाया गया और नहीं ना तो ये साफ तौर पर कहा गया कि यही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद उनको किस तरह से हटाया गया। नहीं, आपको हम बताएं, जब शिंदे के साथ में उन्होंने सरकार बनाई तो 1 साल तक लगातार बीजेपी की तरफ से यही मैसेज दिया जाता रहा कि भाई जब महाराष्ट्र में 2024 में चुनाव होंगे लास्ट में, तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और हम इन्हीं के नेतृत्व में सरकार भी बनाएंगे। लेकिन ये सब चीजें 1 साल तक चलती रही। 1 साल के बाद अचानक इस तरीके के बयान आना बंद हो गए। उससे पहले तो देवेंद्र फडणवीस भी चिल्ला रहे थे कि भाई ये जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे और हमारे जो सीएम है एकनाथ शिंदे वही सीएम भी रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया वैसे वैसे बीजेपी की तरफ से उस तरीके की बयानबाजी पूरी तरीके से बंद हो गई। और लोकसभा चुनाव के बाद से तो हम देखते हैं एकदम गायब ही हो गए। फिर तो ये कहा जाने लगा कि भाई चुनाव तो हम शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, लेकिन सीएम पद का जो फैसला होगा हम बाद में करेंगे। और बाद में जब आते आते वोटिंग हो गई तो उसके बाद खबर आती है कि जिसके पास ज्यादा विधायक जीत कर आएंगे वो अपना सीएम चुनेगा। अब जब इसी को लेकर जब अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि भाई जो आपने महाराष्ट्र में किया है कि क्या उसका जो संदेश आपने बिहार को भी दे दिया है, तो उनका कहना था कि भाई महाराष्ट्र में तो हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक थे, हमारे जो सहयोगी थे उनके पास कम से कम विधायक थे। तो इसीलिए जब ये कहा गया कि जिसकी पार्टी के पास ज्यादा विधायक है उसका सीएम बनना चाहिए, तो सहयोगियों ने इसको मान लिया। तो भाई आज की तारीख में देखा जाए तो बिहार में भी वही पोजीशन है। नीतीश कुमार के पास ज्यादा विधायक नहीं है, विधायक बीजेपी के पास में है। तो ये एक तरीके से आपने बता दिया कि अब अगले चुनाव में यही स्थिति बनती है तो नीतीश कुमार को हम सीएम पद नहीं देंगे। और दूसरा, नीतीश कुमार का कहना यह है कि यदि आप हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुमत आ रहा है तो फिर भाई चुनाव बहुमत हमारे चेहरे पर मिला है तो सीएम भी हमको ही बनना चाहिए। बिल्कुल, चूंकि एकनाथ शिंदे भी लगातार कहते रहे कि उनकी जो योजनाएं रही और चुनाव से ठीक पहले की योजनाएं रही, उन्होंने महाराष्ट्र में दोबारा एनडीए की सरकार बनवाने में मदद की, लेकिन किस तरह से उनको हटाया गया। हालांकि उनकी नाराजगी तो अभी तक बनी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि वो नाराज होकर कर क्या सकते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छी खासी तादाद में वहां पे विधायक है। बिल्कुल, क्योंकि भाजपा के पास में वहाँ 132 विधायक हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 8-10 विधायक तो लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के ही उम्मीदवार थे। वो एकनाथ शिंदे और एनसीपी और दूसरा अजित पवार की एनसीपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की, इनकी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे। अगर ये लोग जाएंगे तो वो विधायक वापस अपने मूल दल में वापस लौट आएंगे। तो इसलिए ये उन दोनों को ही पता है कि भाई यदि हम बगावत भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये दल बदल के कानून के तहत यदि वो विधायक रुक जाते हैं, क्योंकि बीजेपी को ज़्यादा विधायक नहीं चाहिए, 13 विधायक चाहिए, या तो दोनों दल एक साथ निकल जाएं एक साथ में और इंडिया गठबंधन में चले जाएं और इंडिया गठबंधन से कोई भी विधायक इधर टूट कर ना आए। तो अभी क्योंकि अभी नई नई सरकार बनी है तो अभी कुछ दिनों तक तो ये सरकार चलेगी, उसके बाद होगा वो देखा जाएगा। लेकिन आप ये देखिएगा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ता है, बीजेपी कहती है कि भाई मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा। अरे भाई, मोदी जी के नाम पर यदि आप चुनाव लड़ रहे थे तो वहां अजित पवार ने तो मोदी जी से मना कर दिया था कि प्रचार करने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मोदी जी प्रचार करेंगे तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी। हरियाणा में भी लोगों ने मना कर दिया कि आप प्रचार करने मत आइए। हाँ,
मोदी जी की जो रैलियां थी आधे से कम हो गई थी। यही हाल महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में तो जो हरियाणा में 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने छोड़ दिया था मैदान, उसी तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र में भी छोड़ दिया था। महाराष्ट्र से भी बीजेपी हाईकमान के जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, हाईकमान पूरा का पूरा हाईकमान, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, ये सभी लोग 4-5 दिन पहले ही महाराष्ट्र छोड़ दिया था लोगों ने, कि भाई ये मान के चल रहे थे कि भाई केंद्र के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है, जो भी चुनाव लड़ना है वो सिंधे, जो सीट मिलनी है वो सिंधे के चेहरे पर मिलनी है। तो इसीलिए वो पूरा का पूरा चुनाव सिंधे को सौंप कर चले आए थे। अजीत पवार ये तो कह रहे थे कि भाई सिंधे जी तो प्रचार कर लें हमारे, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता ना आ जाए प्रचार करने के लिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि डर ये लग रहा था कि केंद्र की नीतियों पर चुनाव हो गया तो जो रिजल्ट आएगा वो लोकसभा वाला ही रिजल्ट आ जाएगा। लोकसभा में महाराष्ट्र में क्या हुआ था भाई, आपको 17 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को उनसे जस्ट लगभग डबल करीब 31 सीटें मिल रही हैं। तो यदि वही रिजल्ट आता तो पता चलता कि जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है वो लगभग 200 सीटों पर चला जाता। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां पीछे रखा गया। लेकिन जब देखा कि भाई अपन तो 230 सीटें जीत गए हैं, तो फिर अब बीजेपी पूरा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देने लगी। एकनाथ शिंदे को बिल्कुल साइड हटा दिया, बोले दी आपको सरकार में आना है, डिप्टी सीएम बनना है तो बनिए, और नहीं बनना है तो भाई कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा बहुमत है। लेकिन ये क्रेडिट वाला जो मामला है लोकसभा चुनाव के बाद से, कि किसको क्रेडिट दी जाए ना दी जाए, जो कि लोकसभा चुनाव में हार हुई तो उसकी क्रेडिट यानी हार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर नहीं थोपी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक वर्ग है जो चाहता है कि इसकी भी जिम्मेदारी उन पर आए अगर चुनाव हारे हैं, और यह लड़ाई उत्तर प्रदेश में खासतौर पर चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम समर्थक इस बात का दबाव बनाते रहे, और अभी जो दिखाई पड़ रहा है, हालांकि ये सारी चीजें पहले से दिख रही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने एनडीए से दूरी बनानी शुरू की, उसका असर सीधे तौर पर महाराष्ट्र के बाद और अब यहां उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। वहां अपना दल एस के नेता आशीष पटेल तो सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो निषाद पार्टी के नेता है संजय निषाद, वो भी अपनी सरकार पर ही समय हमलावर है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार ने ये जो शुरुआत की है वो अब सभी राज्यों में जहां जहां एनडीए की सरकारें हैं वहां उन लोगों को बीजेपी से बगावत करने के लिए तैयार कर रही है, बीजेपी से अलग करने के लिए उनको एक तरह से बूस्टअप मिल रहा है उससे। हाँ नहीं, लोकसभा चुनाव में जैसे आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में विपक्ष के पास 1 सीट थी, 1 सीट से बढ़कर वो 10 पर पहुंच गए। उसके बाद आप यूपी की बात करें तो यूपी में पूरा विपक्ष यदि मिला दिया जाए तो 17 सीटें थी, और अब आप देखिएगा वो 43 सीटें हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी की हालत, चाहे बिहार से ज़्यादा हालत तो उनकी यूपी में खराब हो गई है। और यूपी में जो पिछड़ा वर्ग है और दलित है और दूसरा आपका मुस्लिम समाज है, इन्होंने बीजेपी को पिछली बार भी वोट नहीं दिया। दलितों का वोट कुछ हद तक मिला, ओबीसी का भी वोट कुछ हद तक मिला, लेकिन जब से अमित शाह ने बयान दिया है उसके बाद से दलित और ओबीसी का वोट पूरी तरीके से बीजेपी के यहाँ से छिटक गया है। तो अब आज की तारीख में जो बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे वो अपना दल हो, कोई भी हो, इनका जो मूल वोट बैंक है वो ओबीसी वर्ग से ये है, और उसके बाद उनको दलितों का वोट मिलता है। अपर कास्ट का वोट तो मान के चलते हैं उनको जो मिल जाता है वो बीजेपी के सहयोग से मिल जाता है, क्योंकि माना जाता है बीजेपी अपर कास्ट की पार्टी है। तो जो हमारे सीएम है वो तो क्षत्रिय समाज से, तो उनका वोट मिल जाता है, ब्राह्मणों का वोट मिल जाता है। लेकिन जो मेन वोट है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो ओबीसी वर्ग से आता है। और जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर पर टिप्पणी अमित शाह ने की, उसके बाद से जबरदस्त जो बगावत है, एक तरीके से जो उनको वोट देने वाला जो ओबीसी वर्ग था वही बीजेपी से नाराज हो गया है। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, वो उसी वर्ग पर फोकस कर रहे हैं, वो अम्बेडकर बात पर ही फोकस कर रहे हैं। तो जो वोट बीजेपी को लोकसभा में मिल गया था, अब यदि विधानसभा चुनाव होगा तो बीजेपी के यहां से वो वोट भी फिसलने वाला है। बीजेपी के सहयोगियों को भी ये चीज मालूम है कि भाई अगर हम बीजेपी के साथ में रहते हैं तो जो हालत हमारी लोकसभा चुनाव में हुई है उससे बुरी हालत हमारी विधानसभा चुनाव में होने वाली है। तो इसीलिए वो सेफ एक्सिट तलाश रहे हैं। और ये आप देखिएगा, चाहे अपना दल एस हो, चाहे निषाद पार्टी हो, या फिर आपका राष्ट्रीय लोक दल हो, आप इन लोगों के बयान देख लीजिएगा। अंबेडकर के मामले में कोई भी नेता इन दलों का बीजेपी के बचाव में अब तक नहीं आया है। इवन लगातार उनकी तरफ से, यही उनके प्रवक्ताओं की तरफ से तो बयान आ रहे हैं कि जो बयान दिया अंबेडकर पर वो गलत बयान दिया है, अमित शाह को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है बीजेपी में चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, या कोई बड़ा नेता हो, वो बयान देने के बाद माफ़ी नहीं मांगता है, भले ही कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। हाँ, यदि उन्हें लगता है कि सत्ता यहाँ से जा रही है तो उसके बाद जरूर खेद जता दिया जाता है कि भाई हम समझा नहीं पाए हैं, हम सही थे लेकिन हम सामने वाले को इस चीज़ को नहीं समझा पाए, तो भाई माफ़ी मांगने का सवाल नहीं, इस तरीके के बयान शुरू हो जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है यूपी जो एनडीए के अंदर जो उनके सहयोगी हैं उनको यह चीज़ समझ में आ गई है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो जो कुछ उनका आधार बचा
बचा हुआ है अब वो आधार खत्म हो जाएगा। वैसे भी बीजेपी के बारे में ये कहा ही जाता है कि अपने सहयोगियों पर ही उसकी सबसे ज्यादा नजर रहती है, वो सहयोगियों को ही सबसे पहले तोड़ती है। तो इसीलिए एक तो बीजेपी से उनको वैसे ही डर है और विचारधारा के स्तर पर तो अलग ही मामला बनता है। अब अमित शाह के बयान को लेकर उनके अंदर एक डर और ज्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए आप देखिएगा जब से अमित शाह का बयान आया है उसके बाद से यूपी की जो राजनीति है वो एकदम से बदलना शुरू हो गई है। डर तो जो आपने बताया अपना दल ऐसे या निषाद पार्टी हो, इनके अंदर डर तो पहले से ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जब से अमित शाह का बयान आया है और उसके बाद बीजेपी उस पर बैकफुट पर भी खेलने को तैयार नहीं है, बिल्कुल आक्रामक तरीके से भाई जो कह दिया है वो सही है, तो उसका नुकसान उनको दिखाई दे रहा है। और उस नुकसान का जो आप असर देख रहे हैं इस समय यूपी के अंदर वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद इसीलिए संभवतः योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की है। अब मुलाकात के लिए कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय का प्रेजेंटेशन था। भाई गृह मंत्रालय का प्रेजेंटेशन था, हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से आज तक इन लोगों की बैठक नहीं हुई है, लेकिन अचानक बैठक होती है गृह मंत्रालय के प्रेजेंटेशन में, मालूम पड़ता है कि जेपी नड्डा भी आ जाते हैं। तो भाई ये चल क्या रहा है? जाहिर सी बात है यूपी के जो यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे दिल्ली हो, जो हालात इस समय बीजेपी के हाथ से फिसलते जा रहे हैं उसको लेकर एक खलबली सी मची हुई है। चीज इसमें बहुत आपने सही कहा अविनाश की जो एक ट्रिगर पॉइंट का काम कर रहा है वो अमित शाह का राज्यसभा में दिया हुआ वो बयान कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की वो 11-12 सेकंड की उनकी जो क्लिप है वो पूरी राजनीति को बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। एनडीए के सहयोगी उससे पीछे हट रहे हैं क्योंकि उस मुद्दे पर बहुत उसको कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने कि उससे डैमेज कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो डैमेज कंट्रोल हो नहीं पा रहा है और विपक्ष उसको लगातार उठाए हुए है। अभी पटना में संविधान सभा फिर कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, उसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी रहेंगे और इस मुद्दे पर लगातार वो घेर रहे हैं। बीजेपी ने बैठक बुलाई, उसमें एनडीए के सहयोगियों की, उसमें एनडीए के कई सहयोगी पहुंचे तो, लेकिन किसी ने भी अमित शाह के बयान का समर्थन करने से मना कर दिया। वहां पर बैठक इसीलिए बुलाई गई थी और उधर जिस तरह से नीतीश कुमार बैठक में भी नहीं पहुंचे और लगातार दूरी बनाए हुए हैं, तो उनका ये बयान भारतीय जनता पार्टी को परेशान किए हुए है। और पार्टी के भी बताया जा रहा है कि तमाम ऐसे नेता हैं जो इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के साथ नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह का विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब चूंकि सीधे तौर पर खुलकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर अमित शाह का विरोध जबरदस्त हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है क्योंकि बीजेपी के जो जितने भी दलित नेता हैं, अब एक या दो दलित नेताओं को जिनको मंत्री पद वगैरह मिल गया है, आप अगर उनके बयानों को हटा दें तो बीजेपी के जितने भी दलित नेता हैं वो कोई भी अमित शाह का बचाव नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि एनडीए की बैठक बुलाई गई थी और बैठक में फैसला लिया गया था। फैसला क्या, एक तरीके से आदेश सा दे दिया गया था कि पूरा एनडीए का गठबंधन के जो दल हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर पर जो भी विपक्ष बोल रहा है उसके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। लेकिन आप ये इंडिया गठबंधन के घटक दल इस मुद्दे पे सारे साथ दिखाई पड़ रहे थे, तो उनको लगा कि एनडीए के सभी घटक दल इस पर अगर एक साथ विरोध करेंगे, उस पर हमलावर होंगे तो मैनेज हो जाएगा, ये कंट्रोल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए आपको पता होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, हंगामा मचाया गया, 2 सांसद पता नहीं उनको कैसी चोटें लगी हैं कि लंबे समय तक के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए। चोट तो दिखाई नहीं दी लेकिन लगी थी शायद संभवतः। अब अंदरूनी चोट थी कि बाहरी चोट थी? अंदरूनी चोट थी तो पट्टी लगी हुई थी तो समझ में नहीं आएगा वो चोट अंदरूनी थी कि बाहरी चोट थी। तो जो भी कुछ हुआ हो, वो घायल हुए थे, कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी बने रहे, आराम भी करते रहे। लेकिन कुल मिलाकर जो उन्होंने कोशिश की थी बीजेपी ने कि इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, वो डाइवर्ट नहीं हो पाया। कांग्रेस तो लगातार उस मुद्दे को पकड़े हुए है, पूरा इंडिया गठबंधन पकड़े हुए है उसको कि भाई अमित शाह को या तो माफी मांगनी पड़ेगी या पीएम साहब को उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। लेकिन ना तो अभी तक माफी आई है और ना बर्खास्तगी वाला मामला आया है। पीएम ने तो एक तरीके से अमित शाह का समर्थन ही कर दिया था, तो संभवतः बर्खास्तगी तो होगी नहीं, माफी भले ही मांग ली जाए। और उसको लेकर इंडिया का जो 26 तारीख से कांग्रेस का तो एक पूरा 1 साल का पदयात्रा शुरू हो रही है। राहुल गांधी एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान को लेकर। 18 तारीख को वो पटना भी पहुंच रहे हैं। तो वो सब चीज़ें चली रही हैं। दूसरी तरफ जो बैठक बीजेपी ने 25 दिसंबर को बुलाई थी, उसमें जो फैसला लिया गया, सहयोगी दल वो फैसला मानने को तैयार ही नहीं है। अभी तक 25 दिसंबर के बाद से बीजेपी के किसी भी सहयोगी ने डॉक्टर अंबेडकर पर जो अमित शाह ने बोला उसके बचाव में एक बयान नहीं दिया है। और बीजेपी के जितने भी दलित नेता हैं या ओबीसी नेता हैं वो भी अमित शाह का बचाव नहीं कर रहे हैं। उनका भी कहना है भाई बचाव करें तो हम कैसे करें, भाई हमको अपने लोगों के बीच में जाना है। वो लोग हमसे पूछते हैं, अमित शाह की क्लिप सामने रख देते हैं और पूछते हैं भाई हमको ये बता दो कि अमित शाह की इसमें से कौन सी लाइन सही है। आप पूरे बयान में से एक लाइन उनकी बता दीजिएगा तो हम मान लेंगे कि भाई अमित शाह ने सही बोला है। बोले आप हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं।
और उसके बाद कह रहे हैं कि हम आपका समर्थन भी करें, तो ये कैसे होगा भाई? माफी मांगने के लिए बोला जा रहा है, आप माफी भी नहीं मांग रहे हैं, खेद भी नहीं जता रहे हैं, और उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि जो कहा था कि भाई वो सही कहा था। तो जाहिर सी बात है बीजेपी तो बैकफुट पर है ही है, लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी हैं, बीजेपी के जो दूसरे नेता हैं, वो अमित शाह से नहीं टकरा सकते कि भाई उनको पता है कि अमित शाह के खिलाफ बयान देने का मतलब ये है पार्टी छोड़ना। तो हाँ, और जो पार्टी सत्ता में तो पार्टी छोड़ने के अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी के हुलास पांडे के साथ हो रहा है, दूसरे नेताओं के साथ हो रहा है, ये भी खतरा भी बना हुआ है। बिल्कुल खतरा बना हुआ है कि भाई आप सत्ता में इतने सालों से हैं, तो जाहिर सी बात है आपने कुछ काम किए ही होंगे और उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है। आप जो भी काम करते हैं, ये कहा जाता है कि जो सरकार है विपक्ष पर जितनी नजर रखती है उससे दोगुनी वो अपने लोगों पर नजर रखती है, क्योंकि विपक्ष से जो खतरा है वो सामने है, लेकिन जो अपने लोगों से जो खतरा है वो पता ही नहीं चलता कि भाई हो क्या रहा है। कि आपके अपने लोग यदि 4 लोग मिल के बात कर रहे हैं तो आप उनको निगलेक्ट कर देंगे, सोचेंगे नहीं भाई क्या पार्टी के विस्तार की बात हो रही होगी। पार्टी के तमाम नेता बताते भी हैं अनऑफिशियल बातचीत में कि लोगों को ये डर नहीं रहता है कि पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, पार्टी में महत्वहीन कर दिए जाएंगे। सबसे बड़ा डर ये रहता है कि जांच एजेंसियां पीछे लग जाएंगी, उससे बच पाना फिर कितना मुश्किल होगा। और यही बात आप जो कह रहे हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ियां मिली जाएंगी जब ढूंढा जाएगा किसी के खिलाफ, और मिले या ना मिले, क्योंकि अभी तक किसी के खिलाफ मिल कुछ नहीं रहा है, क्योंकि किसी के या जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो अंतिम उसमें परिणति पे नहीं जा रहे हैं, यानी किसी को सजा नहीं हुई, किसी के खिलाफ साबित नहीं हुआ कि किसने क्या फाइनेंशियल क्राइम किया है, लेकिन एजेंसियां पीछे लगी हुई है, कोर्ट का चक्कर लोग काट रहे हैं। हाँ, अभी सरकार ने ही लोकसभा में बताया है कि ईडी ने जितने भी मामले दर्ज किए हैं उसमें से सिर्फ 5% मामले में ही वो सजा दिलवा पाई है, यानी 95% मामलों में या तो वो केस को लंबा खींचा जा रहा है या जो उस सबूत पेश नहीं किए जा पा रहे हैं, तो इसलिए वो केस ही खारिज हो रहा है। तो 5% आप मान के चलिएगा, एक तरफ आप एनआईए का आप रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो आप बोलते हैं कि भाई उसकी जो सक्सेस रेट है 100% है, तो दूसरी तरफ आप देखते हुए वो आतंकवाद के खिलाफ मामला बनाती है, तो उसका आपको, क्योंकि आतंकवाद वाला मामले में ऐसे है कि आप किसी राजनीतिक विरोधी को फंसा नहीं सकते। दूसरा मामला ईडी का मिलता है, इस पर तो आप किसी को भी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा लेंगे, और क्योंकि आरोप झूठे होते हैं, तथ्य नहीं होते हैं। अब इवन ये तो ईडी के डायरेक्टर ही मान गए हैं कि भाई कई मुकदमे तो ऐसे हैं जिनमें हमने बिना जांच के ही मुकदमा दर्ज कर लिया है कि भाई राज्य सरकार ने, कोई पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने कह दिया कि भाई इसके पास 20,000 रुपए की जो नकदी पकड़ी गई है, और 20,000 रुपए पर ईडी का तुरंत ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। पता चलता कि भाई 20,000 रुपए तो उसके खुद के अपने ही थे, तो पुलिस वो एफआईआर को रद्द करती है, तो ईडी झमेले में अलग फंस जाती है कि भाई उसकी जो एफआईआर है वो तो पूरी पुलिस की एफआईआर के ऊपर ही डिपेंड थी, तो वो पूरा का पूरा मामला ही डिरेल हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से राजनीतिक मुकदमे दर्ज ना किए जाएं। ईडी के डायरेक्टर जो राहुल नबी ने उन्होंने अब बोला है कि भाई किसी भी राजनीतिक विरोधी को सिर्फ किसी नेता के कहने पर आप उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करें। बार बार सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ मिल रही है कि आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से आप काम करेंगे, तो उनको भी लग रहा है कि भाई अब हम पूरी इस एजेंसी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहे हैं। और इधर एक मतलब कुल मिलाकर ये मुद्दा जो है एनडीए के सहयोगी दलों का, और एनडीए के सहयोगी दल बीजेपी से जो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण है गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उस मुद्दे पर पार्टी तो बैकफुट पर है ही, पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो उससे दूर जा रहे हैं, और अगर ये दूर होते हैं, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है और लग रहा है कि वो उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में नीतीश कुमार लगे हुए हैं, अगर वो कोशिश कामयाब होती है, जो बताया जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद इसको नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे, तो ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा आघात होगा। उसके लिए बहुत ही एक नुकसानदायक खबर आएगी अगर नीतीश कुमार फैसला लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल हैं, जिनके पास काफी विधायक सांसद हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे तेलुगु देशम पार्टी हो, वो लोग भी एक बड़ा फैसला इस पर ले सकते हैं। और ये जो खबरें आ रही थी कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश में लगी है नीतीश कुमार के सांसदों को, उसमें बीजेपी कामयाब होती कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि जेडीयू के जो तमाम सांसद हैं, नेता हैं, वो नीतीश कुमार के साथ ही दिख रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि भाई वो जब भी पाला बदलते हैं तो सबसे पहले वो अपनी पूरी पार्टी को एकजुट कर लेते हैं। पिछली बार 2022 में भी ये कहा जा रहा था कि जो आरसीपी सिंह है, उन्होंने एनडीए जो जेडीयू के 43 जो विधायक थे उसमें से करीब 30 से 32 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। और ये खबर जब नीतीश कुमार के पास पहुंचती है तो नीतीश कुमार सबसे पहले तो आरसीपी सिंह को किनारे लगाते हैं, उनको किनारे करते हैं, भाई उनको राज्यसभा का टिकट नहीं देते हैं। जब राज्यसभा में नहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है मंत्री पद उनके हाथ से छूट जाता है। उसके बाद जितने भी विधायक आरसीपी सिंह के करीबी थे उन सबको नीतीश कुमार अपने पास अपने खेमे में लेके आते हैं। जब नीतीश कुमार ये देख लेते हैं कि भाई स्थितियां ठीक हो गई, कंट्रोल में 5-7-10 विधायक बस खाली बचे हुए हैं, उसके बाद फिर वो पलटी मारते हैं कि
5, 7, 10 विधायक पलटी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उनको भी रहेगा कि भाई यदि हम सरकार के खिलाफ जाते हैं, पार्टी के खिलाफ जाते हैं, तो दल बदल कानून लागू हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, यदि अध्यक्ष नीतीश कुमार की पार्टी का ही है या नीतीश कुमार के सहयोगी पार्टी का है, तो जितने भी विधायक होंगे तो पहली ही सुनवाई में उन सभी की सदस्यता खारिज हो जाएगी। तो इसीलिए जो विधायक आरसीपी सिंह के करीबी भी थे, वो भी नीतीश कुमार की करीबी दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। भाई अपनी सदस्यता भी बचानी है, क्योंकि उन्हें पता है उपचुनाव जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उपचुनाव में उनको नीतीश कुमार का ही चेहरा चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए वो सारे विधायक जब नीतीश कुमार के पाले में आ गए, उसके बाद उन्होंने पाला बदल दिया। और वही हालत है। यदि अभी खबर जो चल रही थी कि 10 जो सांसद है 12 में से वो बीजेपी के करीब है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि भाई वो आराम से करके अपने स्टेप उठाते हैं। तो इस समय सबसे पहले तो जो उन्होंने बिहार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें वो अपनी सभी सांसदों के जहाँ पहुंचते हैं उन सांसदों को बुलाते हैं। कहा तो जाता है एनडीए के सांसद बुला रहे हैं, लेकिन टारगेट पर उनके अपने सांसद होते हैं कि ये सांसद बीजेपी के साथ ना चले जाएं। तो इसीलिए वो एक एक करके सारे सांसदों को सबसे पहले अपने पाले में लेके आ रहे हैं। जो 2-3 सांसद हैं, जाहिर सी बात है, जो बीजेपी करीबी हैं, तो वो उनके क्योंकि पूरा जो बीजेपी का ऑपरेशन है उन्हीं सांसदों के जरिए ही चल रहा होगा। तो उन सांसदों को सबसे पहले नीतीश कुमार साइड कर रहे हैं। जब एनडीए की बैठक होती है तो आप देखते हैं नीतीश कुमार खुद नहीं जाते, किसको भेज देते हैं? ललन सिंह को भेज देते हैं, क्योंकि आज की तारीख में ललन सिंह ही बीजेपी के सबसे बड़े करीबी बने हुए हैं। तो जो बीजेपी के करीबी हैं उन्हीं को भेज देते हैं, अपने किसी करीबी को वो वहाँ नहीं भेज रहे हैं। ललन सिंह से भी आप देख रहे हैं वो लगातार दूरी बना रहे हैं। आप देखिए नीतीश कुमार की जितनी भी यात्राएं हो रही हैं उनमें आपको कहीं पर भी ललन सिंह की तस्वीरें नहीं दिख रही होंगी। हाँ, जो जिन नेताओं की जो तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, वो कोई भी नेता बीजेपी के साथ बैठक जो हो रही है उनमें आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इस समय बिहार में जबरदस्त तरीके से जो ये राजनीतिक दांव-पेच और शहमात का खेल है, पर्दे के पीछे से ही अभी जारी है। लेकिन बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से खेल जरूर हो रहा है, लेकिन काफी कुछ उसका जो कुछ उसका असर होना है वो सारा कुछ तय हो चुका है। लेकिन यहां पर्दे के सामने जो खेल चल रहा है, राजनीतिक खेल दिल्ली में, वो भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया को लेकर अरविंद केजरीवाल के पुराने उस घर को, सरकारी घर को दिखाने जा रहे हैं जिसे शीश महल कहा जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ मुख्यमंत्री आतिशी के घर पहुंच रहे हैं, और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं, हालांकि उनको रोक दिया गया है। तो यह जबरदस्त खेल हो रहा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सरकारी आवास को लेकर कि कौन कितने महंगे घर में, कितनी सुविधाओं से युक्त घर में रह रहा है। इस मामले में अब कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित का भी बयान आया है, और वो कह रहे हैं कि किस तरह से इस मुद्दे को, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है हम सुनेंगे। लेकिन इस समय लगातार दिल्ली में ये हंगामा मचा हुआ है, लुटियंस जोन में। वहां मुख्यमंत्री के आवास पर तो मचा ही है, प्रधानमंत्री के आवास को लेकर भी वहां हंगामा मचा है कि उसको भी दिखाया जाए, जनता को दिखाया जाए, मीडिया जाए और देखे, बताए कि क्या चल रहा है। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है। 20-25 दिन वहां पर चुनाव के रह गए हैं, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आवास को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में आम आदमी पार्टी भी दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी भी। नहीं, आम आदमी पार्टी की तो मजबूरी ये हो गई है कि उनको जवाब देना है कि भाई जब आप एक जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, यदि वो सीएम आवास को ही मुख्य चुनावी मुद्दा बना चुकी है, तो जाहिर सी बात है आपके खिलाफ यदि किसी एक मुद्दे पर हमला हो रहा है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी की जो सांसद हैं संजय सिंह और जो मंत्री हैं सरकार में सौरभ भारद्वाज, वो मीडिया के साथ में पहुंचे कि भाई जो भी चीज़ दिखानी है वो मीडिया को हम क्लिप नहीं दिखाएंगे, आप खुद ही देख लीजिएगा। और जो बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि भाई यदि बीजेपी के आरोप का हम जवाब देंगे तो आप कहेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो उससे अच्छा तो यही है कि आप खुद चल के बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं उनकी सत्यता जांच लीजिएगा। तो और उसके लिए जो चीज़ है वो ये है कि बीजेपी ने जो बोला है कि आप मौके पर जाइएगा और मौके पर उस चीज़ को देख लीजिएगा कि भाई ऐसा तो ये नहीं है कि यदि बार काउंटर बना दिया गया है या टॉयलेट सीट बना दी गई है उसको उखाड़ लेके कोई चला गया है, कि वो चीज़ें तो अपनी जगह वहाँ मौजूद ही हैं। तो जाहिर सी बात है ये चीज़, और बीजेपी कह रही है कि कैग की ऑडिट रिपोर्ट में ये सब चीज़ें हैं। तो पहली बात तो जो हमने बोला है कि भाई आपके पास वो रिपोर्ट कहाँ से आई है, और दूसरी बात यदि वो है तो फिर भाई जाहिर सी बात है कि वो चीज़ वहाँ मौजूद भी होगी। तो आप उसको चल कर देख लीजिए कि कहाँ स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल ऐसा तो है नहीं कि भाई आज बन गया और कल वो आप बंद कर देंगे, बंद भी कर देंगे तो उसके निशान होंगे। भाई आज की तारीख में तो खुदाइयाँ हो रही हैं, 300-400 साल पुरानी चीज़ें निकल रही हैं।
यूपी में तो आप पता चलता है 45 साल पुराना कोई मंदिर निकल आया, कोई कुआं निकल आएगा। तो ये तो भाई 3 महीने पुराना भी मामला नहीं है। केजरीवाल ने तो 3 महीने पहले ही उस मकान को, सीएम आवास को खाली किया। सुनते हैं क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। और संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर ही आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो मुख्यमंत्री आवास है, 2 बंगलों को मिलाकर उन्होंने बड़ा आवास बनाया, और जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग शीश महल कह रहे हैं, उसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर चल रहे हैं। दिल्ली में तमाम पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि यह आम आदमी पार्टी का शीश महल है। अब आम आदमी पार्टी उस शीश महल को दिखाना चाहती है लोगों को, आम आदमी को, सभी को दिखाना चाहती है मीडिया के जरिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी दिखाना चाहती है, लेकिन पुलिस के लोग उनको वहां अंदर जाने से रोक रहे हैं। अब इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित, उनको सुनते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप? कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और अब जो है फिर लाएंगे केजरीवाल, इस तरीके की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, और बहस छिड़ गई है मुख्यमंत्री के आवास के लिए। जो मुख्यमंत्री आतिशी, उनका कहना है कि मुझे वैकेट करा दिया गया, हमारे से घर खाली करा लिया गया है, और अगर ऐसी ही वो भी टैक्स पेयर्स का पैसा है, वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो भी टैक्स पेयर्स का पैसा है जो प्रधानमंत्री आवास में, तो वहां पर भी सवाल उठने चाहिए। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री निवास हो, मुख्यमंत्री निवास हो, प्रधानमंत्री निवास का जवाब प्रधानमंत्री दें। वो क्या बना है क्या नहीं बना वो दिल्ली का मसला नहीं है, हमें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल है ना। भाई, आपने कहा था कि आप घर पे नहीं रहोगे, आप बंगले में नहीं रहोगे। एक बार खुद मुझसे स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को केवल एक कमरे में रहना चाहिए। हम तो आपको सवाल उठाते हैं क्योंकि आपने ये 50 चीजें कही। आपने शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 एसी है, और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। तो हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं, और इस आदमी में तो 4 क्या 10 उंगलियां अपने में आ रही हैं। आप कहते हैं आम आदमी के, आप आदमी कौन सा आम आदमी? भाई, आपने जिस तरीके का मकान बनाया है, और ये बहुत नया है कि उसने कर लिया, उसने कर लिया, उससे हम अलग सवाल पूछेंगे। आपसे तो आपके सवाल पूछते हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। यहां ये नहीं है, यहां वो नहीं है। अरे जो है उसका तो जवाब दो। फिर कहते हैं कि जो चीजें सवाल हमने उठाए, भाई वो तो सरकार की सीएजी रिपोर्ट है, आपकी पीडब्ल्यूडी कह रही है। आप कोई भी चीज आपके खिलाफ जब सबूत आता है तो आप वहां से भाग जाते हो, क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं है जवाब देने की। सर, इसके अलावा किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है जब आप जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अभी मैं यहाँ जैसे आया, यहाँ वो झुग्गियां हैं, यहाँ मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले जिनका सीधे सीधे शीला जी से संबंध था। मैं तो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि जो मुख्यमंत्री 15 साल रही और 50 काम रहे होंगे, वो झुग्गी, और ये बहुत बड़ा झुग्गी क्लस्टर नहीं है, यहाँ कम से कम 7-8-10 महिलाओं ने ऐसा कहा कि मेरा सीधा संबंध था। तो कितनी बार वो आई होंगी, और मुझे नहीं लगता है कि पिछले 10 साल में इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी का शायद चेहरा भी देखा होगा। कोई नहीं देखा। छोटी सी एक बात यहाँ है कि यहाँ मीटर लगते हैं। शीला जी ने एक सिस्टम किया था एनडीएमसी के साथ कि झुग्गी क्लस्टर में 175 रुपए का मीटर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक दिक्कत आ गई कि कुछ ऐसे घर हैं हमारे जिनमें झुग्गी नहीं लिखा हुआ है वोटर आईडी में, तो अधिकार। तो शीश महल, राजमहल, ये सब मुद्दे बन रहे हैं दिल्ली के चुनाव में, लेकिन दिल्ली के आम लोगों के मुद्दे कुछ और हैं जिन पर राजनीतिक दल आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हंगामा तो इसी पे चल रहा है, और अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर इसलिए भी हंगामा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जिस तरह से जिन परिस्थितियों में राजनीति में आई थी, वो सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कि ये भ्रष्ट पार्टियां हैं, भ्रष्ट नेता हैं, हम पूरे सिस्टम को सुधार देंगे, सिस्टम को बना देंगे। लेकिन आने के बाद उनके ऊपर उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगे जो उन्होंने दूसरों पर लगाए थे, और दूसरों पर जो आरोप लगाए थे उसके लिए उन्होंने किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन सारी चीजों को लेकर अरविंद केजरीवाल खुद घिरे हुए हैं, निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर भी घिरे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो प्रचारित किया जा रहा है वो सही है कि गलत है। शीश महल के बारे में जो बहुत सारी बातें आ रही हैं कि सोने की टोटियां लगी हैं, क्या क्या चीजें लगी हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजरीवाल के पास में कोई जांच एजेंसी नहीं है जिससे वो कार्रवाई कर पाए, क्योंकि भाई आप पुलिस को आदेश नहीं दे सकते, आपके पास ईडी, सीबीआई, कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं है जिसके जरिए आप कोई कार्रवाई कर सकें। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप ये मान के चलिए मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि एक नगर पालिका के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास में उतना ही पावर है जितना कि एक नगर पालिका के पास में पावर होते हैं। ना तो जमीन का उनके पास ज़्यादा अधिकार है, वो एलजी के पास चला जाता है डीडीए के जरिए, ना उनके पास में पुलिस का है। इवन हालत ये है कि वो अधिकारियों के ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं और रद्द हो जाते हैं, एलजी साहब के साथ दूसरा ऑर्डर निकल आता है। भाई जो उनके अधिकारी हैं, उनका चीफ सेक्रेटरी है, वो उनकी नहीं सुनता है।
तो जाहिर सी बात है कि भाई उनके पास जितने भी अधिकार हैं वो उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी हो या कोई भी हो, विभाग नाम को तो दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन जो उसके अधिकारी हैं वो केंद्र के सहारे पर काम करते हैं। तो इसीलिए भाई जो अभी कैग की बात की, अब संदीप दीक्षित का मामला ये समझ सकते हैं कि भाई वो नई दिल्ली से सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको चुनाव लड़ना है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है जिससे आपका मुकाबला है आपको उसके ऊपर तो आरोप लगाने ही पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है वो अरविंद केजरीवाल को इसलिए घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको मुकाबले में आना है। और दूसरा वो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र भी हैं और शीला दीक्षित वहाँ से 15 साल विधायक भी रही हैं। तो इस जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा वो चुनावी है कि भाई चुनाव में यदि आप आरोप नहीं लगाएंगे तो भाई आदमी आपको वोट क्यों देगा। आप अपनी योजना बताइए अपनी, और सामने वाले से आपको अपने आप को बेटर साबित करना है। तो जो संदीप दीक्षित के आरोप हैं वो एक तरीके से राजनीतिक आरोप हैं कि केजरीवाल क्या कहते थे और केजरीवाल ने क्या किया। भाई आप जो भी चीज़ हैं, संदीप दीक्षित से भी ये सवाल है कि भाई मामला शीश महल का नहीं है कि भाई सीएम आवास में क्या क्या भाई यदि कोई सीएम आवास बनेगा भी तो उसमें इतना पैसा तो खर्च होगा ही होगा कि 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए में तो यदि आप एक नॉर्मली सीएम आवास भी बनाएंगे तो इतना पैसा खर्च हो जाता है। जब पीएम आवास में बताया जा रहा है 2700 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो उसकी तुलना में तो कुछ भी नहीं लग रहा है भाई। तकरीबन मान के चलिएगा 50 से ज़्यादा सीएम आवास बन जाएंगे। लेकिन जो मुख्य मुद्दा जो आम आदमी का मुद्दा है, भाई चुनाव पूरा यदि होना चाहिए तो आम आदमी के मुद्दे पर होना चाहिए कि भाई केजरीवाल ने 10 साल में क्या दिया, भाई महिलाओं के लिए क्या दिया, स्वास्थ्य के बारे में क्या दिया, शिक्षा के बारे में क्या दिया, दिल्ली के विकास के बारे में क्या दिया, सड़कों पर क्या काम हुआ है। अब इन यही होने चाहिए, लेकिन अभी मुद्दे पूरा जो कह लीजिए कि सेंट्रलाइज है वो है आवास। प्रधानमंत्री किस घर में रह रहे हैं, मुख्यमंत्री किस में रहते थे, मुख्यमंत्री के घर में कितना पैसा खर्च हो गया, प्रधानमंत्री के घर में कितना खर्च हो गया, जानकारी होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन केवल यही अगर चुनावी मुद्दा बन जाता है तो ये भी बड़े हैरानी की बात है कि जनता के तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं वो किस तरह से इन मुद्दों के आगे वो दब जा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं। उसको लेकर क्या आने वाले दिनों में किस तरह से जो दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से शीश महल के मुद्दे को उठाकर और शीश महल तक केंद्रित कर दिया है, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी राजमहल यानी प्रधानमंत्री आवास की ओर जा रही है। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव को जरूरी मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब इन मुद्दों से भटक कर चुनाव किस दिशा में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और जो देखने वाली लगातार जिस पर निगाहें लोगों की बनी है वो है बिहार में बदलता राजनीतिक घटनाक्रम। बिहार में परिस्थितियां जिस तरह से राजनीति की बदल रही हैं, लगातार वहां बयानबाजी हो रही है और बहुत सारी चीजें वो खामोशी में दिखाई पड़ रही हैं। उसका नतीजा 14 तारीख के बाद दिखाई पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि यह नतीजा बिहार, महाराष्ट्र या कुछ एक राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सबसे बड़ा असर वो दिखने वाला है केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकार की स्थिरता पर, केंद्र सरकार रहेगी या नहीं रहेगी इस पर दिखने वाला है। बनी रहेगी हमारी निगाह। अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। अविनाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।